जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है ये बहुत मोस्ट वांटेड टॉपिक जो काफ़ी महीनों से आप लोग मेरे यूट्यूब की वीडियोस के अंदर भी कमेंट्स कर रहे हैं और मेरे जो स्पेशली स्टूडेंट्स हैं वो भी काफ़ी दिनों से जो है ना डिमांड कर रहे हैं इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए। अच्छा, मीनवाइल बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको इस मामले में हमने काफ़ी गाइड भी किया, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया MC011 के बारे में, तो काफ़ी उनको हेल्प भी मिली इससे। लेकिन इस पे वीडियो नहीं बना सके क्योंकि ये बहुत ही पढ़ा लिखा जिसे कह सकते हैं टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा जो है ये इसको सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट करना पड़ता है, तो इसीलिए डिले होता रहा क्योंकि इसकी तैयारी करनी पड़ती है बाकायदा तौर पे, सारी चीज़ों को कंपाइल करके आपके आगे डाटा प्रेजेंट करना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया। लेकिन ये मैंने जो है करना ज़रूरी था, इसके ऊपर जो है इसको एड्रेस लाजमी करना था और होपफुली ये आपको ना वन ऑफ द बेस्ट वीडियो जो है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, ये जो वन ऑफ द बेस्ट वीडियो ऑन दैट टॉपिक MC011 के ऊपर आपको सबसे अच्छी वीडियो जो है, होपफुली जो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि इससे अच्छी वीडियो आपको MC011 के ऊपर नहीं मिली होगी। और जो भी देखने वाले हैं वो इस चीज़ को वीडियो के कमेंट में ज़रूर जो है ना इंश्योर करेंगे कि वाकई ही ये वीडियो जो है कंटेंट के एतबार से और रियलिटीज़ के एतबार से एक बेहतरीन वीडियो है। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। बेसिकली ये हमारा जो है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है ईबे का, जिसको हम कहते हैं ईबे प्रो ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये उससे रिलेटेड एक टॉपिक है MC011, जो हमने स्टूडेंट्स को तो होपफुली इसमें काफ़ी सारा ग्रिप करवाना है, लेकिन हमने यही सोचा कि इसको जो है हम पब्लिश भी करेंगे, यूट्यूब पे भी लेके जाएंगे ताकि जितने भी यूट्यूब के हमारे व्यूवर्स हैं उनको भी फ़ायदा हो जाए। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। आपने जो है इसको ज़रा ध्यान से देखना है थोड़ा सा। जो लोग ईबे चला रहे हैं, पहले से काम कर रहे हैं, उनके लिए होपफुली आसान रहेगा। जो न्यू हैं वो पहले सारी वीडियोस देखें, अच्छी खासी ग्रिप हासिल कर लें, तो उनके लिए भी इजी रहेगा। तो जो ईबे से फेमिलियर लोग हैं वो इंशाल्लाह इसको आसानी से समझ जाएंगे, लेकिन होपफुली आपने इसको ना स्टार्ट से एंड तक पूरा देखना है और इसके एक एक पॉइंट के ऊपर फोकस करना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ जी MC011 से। MC011 बेसिकली MC011 एक आप यूँ कह सकते हैं, मैं स्लाइड आगे करता हूँ। MC011 जो है एक ईबे का जो इंटरनल सिस्टम है, इंटरनल रिस्क असेसमेंट सिस्टम है, उसके रिस्पॉन्स के तौर पे MC011 जो है पे लगाया जाए। MC011 डायरेक्ट कोई आपकी सस्पेंशन नहीं है। MC011 जस्ट आपको टेस्ट करने के लिए, आपको चेक करने के लिए लगाया जाता है। और ये चेक होता है बेसिकली MC011 जब आपके अकाउंट पे लगता है तो आपके अकाउंट को ईबे पूरा हिस्टोरिकली चेक करता आ रहा होता है, शुरू से आपके अकाउंट की जो है एक्टिविटीज़ क्या हैं और किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है। तो इस सारे प्रोसेस को कहते हैं ईबे का रिस्क असेसमेंट सिस्टम। तो जो इसका रिस्क असेसमेंट सिस्टम है बेसिकली ईबे का, आपने समझने की कोशिश करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ईबे का MC011 का डायरेक्टली जो रिलेशनशिप है वो सिस्टम के साथ है। ये बात आपने फॉलो करनी है। अगर ये बात फॉलो कर ली तो आपको अंडरस्टैंड करने में, MC011 को अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी रहेगी। MC011 का जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है वो ईबे के रिस्क असेसमेंट सिस्टम से है, और ईबे का जो रिस्क असेसमेंट सिस्टम है वो डायरेक्टली एसोसिएट करता है ईबे का जो पे आउट सिस्टम है। अच्छा, ईबे वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन टर्म्स ऑफ पे आउट्स। ईबे आपको पे आउट्स जो है ना सिंगल डे में जो है ना पे कर देता है, वन डे डेली बेसिस पे पे आउट जो है ना वो देता है। तो आप इस बात को ज़रा फोकस कीजिएगा। आसान सी बात है कि जो भी बंदा आपको पे आउट दे देता है डेली बेसिस पे, इवन दो कि आपने अपनी जो है ना शिपिंग पॉलिसी के अंदर हैंडलिंग टाइम 2 डेज़ का रखा हुआ है, 3 to 5 डेज़ की आपने शिपिंग रखी हुई है, लेकिन जैसे ही आपको ऑर्डर आता है तो अगले दिन जब आपको पैसे मिल जाते हैं तो ये एक रिस्क प्रोड्यूस करता है उस बंदे के लिए जो बंदा आपको अगले दिन पेमेंट कर रहा है। तो उस बंदे को ने जब आपको पेमेंट किया है तो इसको एनश्योर नहीं है, 100% श्योरिटी नहीं है वेदर के आपने नेक्स्ट डे पे आउट ले लिया है और आप अगले ऑर्डर प्रोसेस ना करें और भाग जाएं तो क्या होगा, ईबे को बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो बेसिकली ये जो फैक्टर है ये डायरेक्टली एसोसिएटेड है रिस्क असेसमेंट जो ईबे की है
और वो जो रिस्क असेसमेंट है वो रिलेट करती है MC011 से। अब आप देखें कि इस फैक्टर को जो है ना मिसयूज़ करके बहुत सारे पाकिस्तानियों के अलावा भी बहुत सारे लोगों ने, जिसे कहते हैं कबूतर ट्रिक। कबूतर ट्रिक का मतलब ये होता है कि आप थाउजेंड्स में सेल्स ले लें एक ही दिन में और अगले दिन आपको पे आउट आ जाए और फिर आप भाग जाएं, ठीक है, आप ऑर्डर्स ही प्रोसेस ना करें। तो इस डेली पे आउट वाले सिस्टम को मिसयूज़ किया लोगों ने, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना लोगों ने इससे मिसयूज़ करके ईबे को फाइनेंशियली जो है ना लॉस पहुंचाया। अब डेली पे आउट का जो सिस्टम है, ईबे इसको तो ख़त्म कर नहीं सकता था, ये उसकी डायरेक्टली गुडविल पे इम्पैक्ट करता है। अगर ईबे आपका डेली पे आउट सिस्टम ईबे अपने एल्गोरिदम से, अपने सिस्टम से ख़त्म कर दे तो ये उसकी गुडविल पे बहुत ज़्यादा उसको लॉस पड़ेगा। लेकिन ईबे ने फिर क्या किया कि अपना एक रिस्क असेसमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया और उस रिस्क असेसमेंट सिस्टम को उसको लिंक किया MC011 के साथ। ईबे की और कोड्स भी हैं, रिस्ट्रिक्शंस कोड हैं, लेट्स सपोज MC999 है, वो एक और चीज़ है, ठीक है ना। वो ये बिल्कुल रिस्क असेसमेंट जो है ईबे का सोलली एड्रेस होता है MC011 में। तो उसको जो है ना पे आउट, जो आपके डेली पे आउट्स आते हैं, इनके साथ जो है ना इसके जो रिस्क्स हैं, डेली पे आउट को किसी को पे करने के लिए जो रिस्क्स हैं, उसको जोड़ दिया ईबे ने MC011 के साथ। तो जब भी ईबे को ऐसा महसूस होता है, जब भी ईबे को ऐसा लगता है कि उसके डेली पे आउट मेथड को कोई बंदा मिसयूज़ कर सकता है, उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है, डेली पे आउट्स को जो है ना उससे फ्रॉड का जो एलिमेंट है वो निकल सकता है, तो ईबे क्या करता है, MC011 इम्पोज करता है आपके अकाउंट्स पे। ये सारा आपने समझ लिया तो आगे जाकर आपको बहुत आसानी भी आ जाएगी और MC011 को आप अवॉइड भी कर लेंगे, आप इसको जो है ना मैनेज भी कर लेंगे, ठीक है। और अगर कोई बंदा MC011 से मुकम्मल जान छुड़वाना चाहता है तो इस पूरे लेक्चर को देखने के बाद ना उसको आइडिया भी हो जाएगा कि MC011 को किस तरह से अवॉइड किया जाता है। तो जी मैंने आपको बता दिया इन शॉर्ट अब तक जो मैंने बताया कि भाई MC011 बेसिकली ईबे का एक रिस्पांस है, उसके अपने रिस्क असेसमेंट एक सिस्टम है, उसका जो रिस्पांस आता है कि भाई ये बंदा फ्रॉड कर सकता है, तो MC011 तब जो है ना इम्पोज किया जाता है आपके अकाउंट पे। और उसका डायरेक्ट रिलेशन मैंने बताया आपको डेली पे आउट के साथ है। तो इसको आप समझेंगे ना डेली पे आउट्स को, तो आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा। तो अब ये जो रिस्क असेसमेंट सिस्टम है ना, पहले आप इसको समझ लें कि ये रिस्क असेसमेंट सिस्टम क्या है, जो कि लिंक करता है डेली पे आउट्स के साथ। तो रिस्क असेसमेंट सिस्टम जो है ना, ये कुछ ईबे की आप अपने स्टोर्स के ऊपर कुछ ऐसे फुटप्रिंट्स छोड़ रहे होते हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं कि ईबे उसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहा होता है, ईबे बहुत ध्यान के साथ देख रहा होता है कि आप किस तरह से काम कर रहे होते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट्स इस स्लाइड के अंदर मैं डिस्कस करूँगा, ये वो चीज़ें हैं जिसकी बेस पे रिस्क असेसमेंट सिस्टम कुछ स्टैटिस्टिक्स प्रोड्यूस करता है, और वो स्टैटिस्टिक्स जब एक ख़ास हद से बढ़ते हैं तो फिर क्या होता है, MC011 लग जाता है। और उस ख़ास हद से बढ़ने का जो अमल है, ईबे उसको अज्यूम करता है कि भाई अब ये फ्रॉड वाली कंडीशन में आ चुका है, अब किसी भी वक्त फ्रॉड हो सकता है। ये डाटा ईबे कहाँ से लेता है, ये डाटा उन सब कबूतर ट्रिक वाले लोग जो 2 नंबरीय हैं, जो 2 नंबर काम करते हैं, उन सब का डाटा कंपाइल करके उनके एक बाकायदा जो है ना थ्रेशोल्ड फिगर्स जो है ना बना के ईबे ने बाकायदा एक सेट स्टैंडर्ड रखा होता है कि इसको कोई भी अकाउंट अगर जाके मीट करेगा तो हमने MC011 लगा देना है। तो बहुत ही सिंपल है ईबे कैसे असेसमेंट करता है, रिस्क असेसमेंट सिस्टम जो है ना कैसे काम करता है। अच्छा जी, इसको मैंने 7 पॉइंट्स में लिखा है, 7 पॉइंट्स हैं, और इन 7 पॉइंट्स को आपने गौर करना है। अगर आप न्यू अकाउंट चला रहे हैं और चाहते हैं कि MC011 से बच जाएं, तो ये 7 पॉइंट्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका अकाउंट MC011 लगने से लामहला तौर पे 90 to 95% बचा रहेगा। आपने कोशिश करनी है कि MC011 ना ही लगे आपके अकाउंट पे। अगर आप 100% ऑथेंटिक काम कर रहे हैं, ऑथेंटिक काम का मैं आपको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बताऊंगा कि अगर आप 100% ऑथेंटिक काम कर रहे हैं, बिल्कुल कोई भी झोल नहीं छोड़ रहे, तो भाई खींच के रखें काम को। इन सारी जो है ना 7 की 7 जो चीज़ें हैं, बेशक इनको ओवरराइड कर लें। ऑथेंटिक काम है तो भाई आपका काम चलेगा, आपको रिस्ट्रिक्शन लग भी गई तो भाई 2 दिन में आपकी रिस्ट्रिक्शन दूर हो जाएगी। लेकिन वो उसको अचीव करना हर बंदे के बस की बात नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे वो इसको अचीव करने में उनको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है किसी के पास। जो 100% ऑथेंटिक काम है उसके लिए टाइम का होना बहुत ज़रूरी है। चलें जी, मैं इसको अगले लेक्चर में लेके जाऊंगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि रिस्क असेसमेंट सिस्टम जो है वर्क कैसे करता है। तो रिस्क असेसमेंट सिस्टम ईबे सबसे पहले चेक करेगा आपका लिस्टिंग क्वांटिटी
और ये लिस्टिंग क्वांटिटी न्यू अकाउंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने आगे लिखा हुआ है न्यू अकाउंट्स के लिए। ओल्ड अकाउंट्स के लिए कोई इशू नहीं है। जब आपका अकाउंट 90 डेज़ की सेलिंग हिस्ट्री 90 डेज़ की सेलिंग हिस्ट्री अचीव कर लेता है, 1000 जो है ना डॉलर से ऊपर की सेल ले लेता है, तो कुछ ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, तो लिस्टिंग क्वांटिटी थोड़ी सी इररेलेवेंट हो जाती है। हाउएवर कि लिस्टिंग क्वांटिटी अगर अब नॉर्मली बढ़ा दी जाए तब ओल्ड अकाउंट्स को भी रिस्क होता है, लेकिन बहुत कम होता है। तो न्यू अकाउंट्स के लिए लिस्टिंग क्वांटिटी बहुत मैटर करता है। लिस्टिंग क्वांटिटी मैं आपको जो है ना बताता हूँ। लेट्स सपोज ये अकाउंट चल रहा है मेरे पास, ये देखिएगा, इसमें लिस्टिंग क्वांटिटी है 62, ठीक है, 62 आइटम आपने लिस्ट करके रखे हुए हैं। तो इसमें न्यू अकाउंट में ये होता है कि अगर न्यू अकाउंट में आपने 100% सारी जो क्वांटिटी है यूटिलाइज़ कर ली है, तो उसमें रिस्क हो सकता है कि आपका अकाउंट जो है MC011 की तरफ मूव करे। तो आपने जो स्टार्ट के अंदर कोशिश ये करनी है कि जो लिस्टिंग क्वांटिटी है ये मिनिमम रखें। अब अबाउट 30% अगर न्यू अकाउंट्स पे आप रखेंगे तो आपका अकाउंट सिक्योर रहेगा। तो लिस्टिंग क्वांटिटी जो है, और क्वांटिटी भी इन टर्म्स ऑफ, मैं लिस्टिंग्स की बात नहीं कर रहा, इन टर्म्स ऑफ आपका जो इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री का मतलब ये है कि आपने किसी भी एक आइटम को अगर लगाया तो उसके जहाँ पे कोशिश करें कि आप 2 से 3 यूनिट ही स्टार्ट में लगाएं, ज़्यादा क्वांटिटी इंक्रीज़ ना करें। जब आप ज़्यादा क्वांटिटी इंक्रीज़ करते हैं तो आपकी ये वाली वैल्यूएशन जो आगे दी हुई है ये भी बढ़ जाती है। तो यहाँ से एक रिस्क असेसमेंट जो होती है वो बढ़ जाती है ईबे की, कि एक तो इन्होंने क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, फिर प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो हो सकता है ऑर्डर आए और इतनी अमाउंट में ऑर्डर आ जाए कि आपको डेली पे आउट मिलने के बाद आप भाग जाएँ, तो उसके लिए ईबे के लिए एक मसला बन जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि क्वांटिटी से भी आपको एनालाइज़ किया जाता है। रिस्क असेसमेंट सिस्टम देखता है कि इन्होंने क्वांटिटी कितनी यूटिलाइज़ की है। कोशिश करें कि आप स्टार्ट के अंदर अपनी जो क्वांटिटी है उसको आप मिनिमाइज़ रखें। फिर आता है एग्रीगेट वैल्यू, ठीक है। एग्रीगेट वैल्यू जो है आपने मेक श्योर करना है कि आपने स्टार्ट के अंदर आइटम जो लेना है उसकी वैल्यूएशन, उसकी जो एग्रीगेट प्राइस है बहुत कम होनी चाहिए। लाइक आप कोशिश करें कि 10 से 20 डॉलर के बीच में रहें, बहुत ज़्यादा अमाउंट वाली आइटम ना लगाएं, क्योंकि रिस्क असेसमेंट ये कहता है कि जितने भी लोगों ने कबूतर ट्रिक मारा है या कोई इस तरह से की चीज़ की है, तो उन्होंने हमेशा बड़ी अमाउंट वाली आइटम्स चूज़ की हैं। लाइक 100 200 डॉलर, कुछ ने तो हज़ार डॉलर की भी प्रोडक्ट्स लगाई, और उसके ऊपर जैसे ही ऑर्डर आया तो उन्होंने क्या किया, ऑर्डर प्रोसेस नहीं किया और अगले दिन पे आउट लेके खा पी गए। तो ईबे ने इसको बाकायदा तौर पे अपने एल्गोरिदम्स के अंदर सेट किया हुआ है कि अगर कोई बंदा न्यू अकाउंट के ऊपर एकदम से बहुत ज़्यादा महंगे आइटम लगाने लग गया है तो इस बंदे को पकड़ लें, MC011 लगा लें। और अगर सोने पे सुहागा उसके ऊपर आपको महंगे आइटम्स के ऊपर सेल्स भी लगातार शुरू हो गई है, लाइक जल्दी से 5-7 ऑर्डर्स आपको डेली के आ रहे हैं, तो होपफुली विद इन 2 to 3 डेज़ आपका अकाउंट MC011 के हत्थे चढ़ जाएगा। तो रिस्क असेसमेंट ने कैसे काम किया, रिस्क असेसमेंट ने चेक किया कि जितने भी कबूतर ट्रिक मारने वाले लोग, इसको मिसयूज़ करने वाले लोग थे, उनका पैटर्न क्या था काम करने का। तो वो लोग क्या करते थे, बड़ी अमाउंट्स की प्रोडक्ट्स लगाना, ऑर्डर्स लेना और अगले दिन पे आउट्स खा पी के गायब हो जाना। तो फिर उसने एल्गोरिदम के अंदर सेट कर दिया कि भाई एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ऊपर जो है प्रोडक्ट प्राइसेस जाएंगी तो आपने MC011 को इम्पोज कर देना है। अच्छा जी, थर्ड जो है ना वो है पे आउट फ्रिक्वेंसी। अच्छा, न्यू अकाउंट्स के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको ना ख़ास तौर पे जो ऑन डोमेन अकाउंट्स के अकाउंट हैं, USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के जो अकाउंट्स हैं, उनके ऊपर स्टार्ट के अंदर आप जब सेल्स लेना स्टार्ट करते हैं ना, तो 10 से 15 दिन के बाद आपका अकाउंट या तो डेली पे आउट पे आ जाता है, या ट्रैकिंग जैसे ही डिलीवर होती है तो आपको पे आउट मिल जाता है। तो इस वक्त जो है ना ईबे सबसे ज़्यादा आपके ऊपर चेक्स लगा रहा होता है। जब आप देखेंगे कि MC011 फ़ौरन नहीं लगता, ठीक है ना, कुछ अर्सा के बाद जाके लगता है जब सेल्स आना स्टार्ट होती हैं। और ख़ास तौर पे MC011 उस वक्त बहुत ज़्यादा लगता है जब आपका पे आउट मिनिमम 3 दिन तक आ चुका होता है। जब आपका पे आउट 3 दिन या 1 दिन पे आ जाता है न्यू अकाउंट का, तो अब यूँ आप समझ लें कि आप बहुत ज़्यादा रिस्की एरिया के अंदर दाखिल हो गए हैं और किसी भी वक्त आपके अकाउंट पे आउट लग सकता है। तो इन दिनों में जब आपका पे आउट 3 दिन के ऊपर आ चुका होता है, तो आप कोशिश करें कि डेली पे आउट को सिलेक्ट ना करें। आप कोशिश करें कि अपना पे आउट को वीकली रखें, वीकली नहीं तो कम से कम 15 दिन या महीने पे लेके जाएं अपना अकाउंट, अगर आपने सिक्योर करना है। ये भी एक सिक्योरिटी मेजर होता है और ईबे इसको अप्रिशिएट करता है, और आपकी जो रिस्क असेसमेंट सिस्टम के अंदर जो आपको एनालाइज कर रहा होता है उसमें एक पॉजिटिव जेस्चर जाता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि 3 डेज़ या इवन आपका 1 डे पे भी पे आउट आ जाता है तो उसको 1 डे विदड्रॉ नहीं करवाना आपने, उसको
रिकमेंडेशन मेरी ये है कि मंथली रखें उसको कम से कम 2 से 3 महीने, और अगर आपको फिर भी कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं तो आप 15 दिन के ऊपर लेके जाएं, उससे कम आपने नहीं करना। ये भी इस वजह से भी अकाउंट जो है MC011 का शिकार हो जाते हैं कि जब आप डेली पे आउट रख लेते हैं स्टार्ट में, और आपको लेट्स सपोज किसी दिन $600 से $700 की सेल आ गई है और आपको पे आउट अगले दिन मिल गया, तो भाई आप रिस्क असेसमेंट जो सिस्टम है उसके हत्थे चढ़ गए हैं। ठीक है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि पे आउट फ्रिक्वेंसी को बढ़ा के रखना है। ठीक है जी, होपफुली आप समझ रहे होंगे। मैं ज़्यादा, ये मेरा लेक्चर 4 से 5 घंटे का हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको शॉर्ट समझाऊँ ताकि आप ज़्यादा बोर भी ना हो और आपको आइडिया भी समझ में आ जाए। अदरवाइज़ इसके ऊपर बोला जाए तो ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें 2 से 3 घंटे बोला जा सकता है। उसके बाद है जी सेल वेलोसिटी। सेल वेलोसिटी ऐसी चीज़ है भाई, MC011 अगर से आपका अकाउंट जितना भी पुराना है, सेल वेलोसिटी आपने कंट्रोल ना की तो अकाउंट आपका उड़ जाएगा। ठीक है जी, पक्की बात है, ठक्की बात है, अकाउंट आपका उड़ जाएगा, MC011 लग जाएगा, सेल वेलोसिटी काबू ना की। अब सेल वेलोसिटी क्या है? सेल वेलोसिटी है कि आपके नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स या एग्रीगेट सेल वैल्यू। तो एग्रीगेट सेल वैल्यू क्या है? एग्रीगेट सेल वैल्यू ये है कि अगर आपका पुराना अकाउंट भी है, बहुत पुराना अकाउंट है, अगर आप उसको कोई 12 से 15 हज़ार डॉलर से ऊपर सेल लेके जाएंगे ना, तो MC011 फिर भी आपको लगेगा। ठीक है, 100% जेन्युइन काम करने वाले बंदे को कोई इशू नहीं होता, रीइंस्टेट हो जाता है। लेकिन वो बंदे जो ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे हैं, एक बंदे का स्टॉक बेच रहे हैं, दूसरे का बेच रहे हैं, तीसरे का बेच रहे हैं, भाई उन्होंने पकड़ा जाना और उनकी जो है ना जान छूटना मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो आप कोशिश करें सेल वेलोसिटी एग्रीगेट एक पूरे महीने के अंदर आपकी 12,000 से ऊपर ना जाए, कोशिश करें 12 से नीचे ही रहे। ठीक है, 12,000 से आप नीचे लें, 15 तक भी चली जाए तो अकाउंट रहते हैं, ठीक रहते हैं, लेकिन 15 से ऊपर ऑलमोस्ट मैंने जितने देखे हैं उनको MC011 एक दफ़ा ज़रूर लगा। तो सेल वेलोसिटी को आपने एग्रीगेट पूरे महीने में भी कंट्रोल करना है और डे में भी कंट्रोल करना है। जिस दिन डेली कि आपकी सेल वेलोसिटी डिस्टर्ब हो गई तो अकाउंट उसी दिन भी उड़ सकता है। लाइक आपने क्या किया है, अगर आपने ये लिस्टिंग क्वांटिटी जो है, लिस्टिंग क्वांटिटी को आपने जो है ना मेंटेन करके नहीं रखा, आप क्या करते हैं, लिस्टिंग क्वांटिटी एक ही आइटम की आपने 200 यूनिट्स लगा दिए हैं। ठीक है, 200 यूनिट्स लगाए हैं, प्राइस बहुत अच्छी दी है आपने, लाइक कोई स्टॉक आइटम है आपका, प्राइस अच्छी दी है और कोई बंदा आया उसने 200 का 200 बाय कर लिया है। ड्रॉप शिपर होते हैं ना जो अदर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सेल कर रहे होते हैं, तो वो जब सस्ता आइटम देखते हैं तो वो इकट्ठे का इकट्ठा बाय कर लेते हैं। उसने आपका 200 का 200 बाय कर लिया है और जैसे ही 200 का 200 बाय किया है तो इधर से ईबे ने छुरी चलाई आपके ऊपर और MC011 लगा दिया कि भाई आए खुद को आप अब प्रूफ दें कि आप एक लेजिटिमेट सेलर हैं। तो सेल वेलोसिटी एज ए होल पूरे मंथ की भी आपने कंट्रोल करनी है। ठीक है, कि 12 से 13 हज़ार डॉलर के ऊपर ना जाए, और एक डे स्पेसिफिक डे की तभी कंट्रोल होती है कि आप अपने सारे स्टॉक की जो क्वांटिटी है उसको लिमिटेड करके रखें, इतना ना बढ़ाएं कि आपको ऑर्डर्स ही ना रुकें। ठीक है, और अगर ऑर्डर्स रुकने के साथ साथ किसी एक दिन में इतनी बड़ी तादाद में आपको किसी एक लिस्टिंग पे ऑर्डर आ जाएं कि वो एक अब नॉर्मल सेल कंसीडर की जाए, तो ईबे का रिस्क असेसमेंट सिस्टम यहाँ से भी आपको पकड़ लेगा और MC011 लगा देगा आपके ऊपर। तो सेल वेलोसिटी इज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप बहुत इंपॉर्टेंट, ख़ास तौर पे ओल्ड अकाउंट्स के लिए सेल वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सेल वेलोसिटी को लाजमी मद्देनज़र रखना है। और न्यू अकाउंट्स के ऊपर मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप एक महीने में, फर्स्ट महीने में 20 से ज़्यादा ऑर्डर ना लें। अगर आप सेल वेलोसिटी को कंट्रोल कर लें ना, सेल वेलोसिटी को कंट्रोल कर लें और बाकी सारी चीज़ें आप मिसाल के तौर पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी गए हैं तो MC011 नहीं लगेगा। सेल वेलोसिटी एक, आप यूँ कह लें कि प्रायोरिटी में नंबर 1 पे आता है। रिस्क असेसमेंट में सेल वेलोसिटी तो है ना जो आपको पे आउट जनरेट करके देगी आगे जाके। जब सेल ही नहीं होगी तो आपकी लिस्टिंग लगी रहे, बाकी सारी चीज़ें लगी रहें, आपको पे आउट नहीं आएगा। जब सेल आएगी तो पे आउट आएगा। तो सेल वेलोसिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने इसको फर्स्ट पे लिखना चाहिए था लेकिन कोई नहीं है, आपको मैं बता दूं कि सेल वेलोसिटी अगर आपकी कंट्रोल्ड है तो इवन बाकी सारी चीज़ें आप इग्नोर कर गए हैं, आप ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे हैं, आपकी जो है ना आइटम लोकेशन पॉलिसी भी वायलेट हो रही है, बाकी सारी चीज़ें भी आपने की हुई हैं, लेकिन सेल वेलोसिटी में आपने पहले महीने में 15-20 ऑर्डर लिए, अकाउंट कहीं नहीं जाएगा। अगले महीने भी 15-20 ऑर्डर लिए, अकाउंट कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि रिस्क असेसमेंट सिस्टम सो रहा होगा। वो जागता तब है जब सेल वेलोसिटी को अब नॉर्मल देखता है कि सेल वेलोसिटी एकदम से जो है ना बढ़ गई है, तब जाके उसको अंदाज़ा होता है कि भाई ये जो है कोई गड़बड़ हो रही है। तो सेल वेलोसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यू अकाउंट्स खासतौर पे जो पाकिस्तानी अकाउंट्स चला रहे हैं 15-20 ऑर्डर लें। यूएस में या यूके में जो बंदे अकाउंट्स चला रहे हैं भाई 15 से 20 ऑर्डर, ज़्यादा करते हैं तो 25 से ऊपर ना जाएं। और इनके बीच में ना एक थोड़ा सा सीक्वेंस भी रखें, ये ना हो कि 25 एक ही दिन में ले लें, ये नहीं है।
न्यू अकाउंट पे 1 से 2 यूनिट लगाएं हर प्रोडक्ट के, ताकि आपको ज़्यादा ऑर्डर ना आ जाए एक प्रोडक्ट के, और उसको डिवाइड करें। मतलब आपको अगर आज की डेट में 2 ऑर्डर आ गए हैं तो कल ना लें, आप स्टॉक की प्राइसेस बढ़ा दें या आउट ऑफ स्टॉक कर दें, फिर आप एक दिन के बाद छोड़ के फिर से उसको जो है ना लाइव करें। तो आप इस तरह से उसको जो है ना आगे लेके चलें। सेल वेलोसिटी को लाजिम कंट्रोल करना, नहीं तो पकड़े जाएंगे, MC011 लगेगा। उसके बाद है जी एक रिस्क फैक्टर और भी होता है। एक रिस्क फैक्टर ये होता है कि जितने भी लोग कबूतर ट्रिक मारते हैं ना, मैं पॉइंट नंबर 5 की बात कर रहा हूँ, जितने लोग ये कबूतर ट्रिक मारते हैं ना, ये पता क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट प्राइसेस को ना सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करते हैं। प्रोडक्ट लगाते बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स की हैं, लाइक 200 पाउंड्स की या $200 की एक प्रोडक्ट उठा ली, जो लाइक अमेज़ॉन पे $200 की बिक रही है, ईबे पे जाकर उन्होंने $150 की लगा दी। अब इसको जाहिर बात है $200 वाली को 50 पे तो नहीं लगाएंगे ना, सिर्फ 50 पाउंड ही कम कर दें या $50 कम कर दें, 200 वाली को 150 में सेल करना स्टार्ट कर दें, तो भी एक बहुत अच्छा प्राइस जब मिलती है तो लोग जो है ना धड़ाधड़ बाय करना स्टार्ट कर देते हैं, धड़ाधड़ बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब आप लिस्ट कर रहे होते हैं ना, तो आपको एक ईबे की मीडियन सोल्ड प्राइस मिलती है, एवरेज सेलिंग प्राइस आपको ना साथ में मिल रही होती है, शो कर रहा होता है। आपने हमेशा उसको फोकस करना है, कभी भी ऐसा आइटम ना लगाएं जो उस रेंज से बहुत नीचे चला गया हो। जब भी आप एक एवरेज सेल प्राइस से सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेंगे, लाइक $100 वाली प्रोडक्ट को आप $50 पे लगाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। और इस पे ना मैं आपको बताऊं कि रिस्क असेसमेंट सिस्टम सिर्फ MC011 तक नहीं रहता, आपके बहुत सारों के अकाउंट ना डायरेक्टली भी सस्पेंड हो जाते हैं, डायरेक्टली सस्पेंड कर देते हैं ईबे। MC011 नहीं लगता। बहुत सारे लोग मुझे भी इस तरह के मैसेज स्क्रीनशॉट भेज रहे होते हैं कि हमारा अकाउंट डायरेक्टली सस्पेंड हो गया, अभी कुछ ही ऑर्डर्स आए थे और सस्पेंड हो गया। तो ये एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जो आप ना बिलो द एवरेज प्राइस किसी प्रोडक्ट को लगाते हैं, कि इससे ईबे जो है, ईबे ने तो सेट करके रखा हुआ है कि इसमें अगर बहुत ज़्यादा प्राइसेस नीचे रिड्यूस हो गई हैं तो डायरेक्टली भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। अदरवाइज़ MC011 का रास्ता ज़रूर खुलता है जब आप अपनी लिस्टिंग्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे रखते हैं। ठीक है, ये उन लोगों को जो 2 नंबरी करते हैं उनके लिए ये एक ईबे ने चेक लगा के रखा हुआ है। उसके बाद है जी 6, छठा जो पॉइंट है ना, ये रिस्क असेसमेंट सिस्टम ये कहता है, इसको भी बड़े गौर से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, कंसेप्चुअली ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैं इसको जो है ना ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहा हूँ ईबे से रिलेटेड। कोई अगर आप में से इंटरेस्टेड हो तो हमारा वर्चुअल कोर्स भी है जो ईबे से रिलेटेड हम करवा रहे हैं, और फिज़िकल मुल्तान सिटी के अंदर मैं ईबे से रिलेटेड और टिकटॉक, एड से, वॉलमार्ट, इन सब प्लेटफॉर्म्स के जो है ना मैं ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर होगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कंसेप्चुअली ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आती तो भाई ई-कॉमर्स आपके लिए नहीं है, आप छोड़ दें। अगर आपको लगता है कि ई-कॉमर्स एक बहुत सिंपल सी चीज़ है और बस ऐसे आइटम उठा के लगा देंगे और सेल करेंगे और कामयाब हो जाएंगे, इस तरह से कामयाब नहीं होना। कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना है आपने। कंसेप्चुअली स्ट्रांग होंगे आप लोग तो आप लोग ग्रो करेंगे, अदरवाइज़ रुक जाएंगे आप लोग। ठीक है ना, आपको कोई कहीं से भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आनी। तो इन सब चीज़ों को मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत ध्यान से सुनिएगा। 2 दफ़ा लेक्चर देख लें, 3 दफ़ा देख लें, होपफुली लेक्चर के एंड तक आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी और नेक्स्ट टाइम आप MC011 को अच्छे से टैकल भी करेंगे। तो 6 जो है ना जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ईबे का जो इंटरनल सिस्टम है ना, रिस्क असेसमेंट सिस्टम, वो ये कहता है कि भाई ये जितने 2 नंबर लोग हैं ना, ये करते ये हैं कि ये जैसे ही ऑर्डर्स आते हैं ना तो ये ट्रैकिंग जो है फेक देते हैं। मतलब ये ऑनलाइन जो वेबसाइट्स हैं जहाँ से ट्रैकिंग्स मिलती हैं, ये वहाँ से उठाते हैं और लगा देते हैं। और उन ट्रैकिंग्स की करैक्टरिस्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स ये होती है कि वो किसी एक आइटम लोकेशन से नहीं निकल रही होती। हर ट्रैकिंग जो है ना डिफरेंट सिटी से जा रही होती हैं। ठीक है, ये गलत बात है कि ईबे ड्रॉप शिपिंग अलाउ नहीं करता, फलां अलाउ नहीं करता, तो जो है ना उसको ड्रॉप शिपिंग के साथ रिलेट कर रहे होते हैं कि ड्रॉप शिपिंग के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ईबे चेक करो। तो नहीं, ईबे ड्रॉप शिपिंग के कॉन्टेक्स्ट में ईबे को ड्रॉप शिपिंग से कोई गर्ज है ही नहीं भाई। ईबे तो देखता है कि भाई उसका जो रिस्क असेसमेंट सिस्टम है वो कहता है कि अगर ट्रैकिंग्स बार बार डिफरेंट सिटी से जा रही हैं तो इससे फ्रॉड करने वाले जो लोग हैं ना, ये उनकी एक करैक्टरिस्टिक में शामिल है कि उन्होंने जब कबूतर ट्रिक मारा था तो उन्होंने 100-150 ऑर्डर्स को जो ट्रैकिंग्स लगाई थी उनका सर पैर ही नहीं था। कोई एक शहर से निकल रही थी, कोई दूसरे से निकल रही थी, कोई तीसरे से निकल रही थी। तो ये रिस्क असेसमेंट बेसिकली जो फिनोमेना है जिसकी वजह से अकाउंट MC011 का शिकार होता है, इसका बुनियादी मकसद ये है कि आपकी जब आइटम लोकेशन पॉलिसी वायलेट होती है तो इसका मतलब ड्रॉप शिपिंग नहीं होता, इसका मतलब होता है फ्रॉड हो सकता है।
क्योंकि जो भी बंदा फ्रॉड करता है, ईबे को चूना लगाता है, 100-150 ऑर्डर लेता है, अब उसे ट्रैकिंग भी प्रोवाइड करनी है ताकि ट्रैकिंग डिलीवर्ड हो और उसे पे आउट मिले, तो वो क्या करता है, वो ज़ाहिरी बात है किसी एक 200 ऑर्डर को किसी एक लोकेशन से वो शिप नहीं करवा सकता ना, उसे ऐसी ट्रैकिंग नहीं मिल सकती। तो वो धड़ा ट्रैकिंग्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म से उठा के लगाता आता है और वो जैसे डिलीवर्ड होती हैं पे आउट आ जाता है और वो पैसे हजम कर जाता है। तो अब ईबे ये कहता है कि भाई आइटम लोकेशन पॉलिसी इसी फ्रॉड फैक्टर को एड्रेस करने के लिए ईबे ने इंट्रोड्यूस करवाई कि भाई जब भी कोई ऐसी इंडिकेशन आएगी कि डिफरेंट लोकेशन से ट्रैकिंग जाएंगी, तो हम क्या करेंगे, पकड़ लेंगे अकाउंट को, MC011 लगा लेंगे। ठीक है, इस पे डायरेक्टली भी अकाउंट सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन ईबे सिर्फ इसीलिए आपको छोड़ता है कि वेदर ये लोग हो सकता है ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे हो, हो सकता है इनके डिफरेंट वेयर हाउसेस के अंदर भी माल रखा हुआ हो, तो इसलिए भी जो है ना इनको रियायत दें और MC011 ही लगाएं, बाद में इन्हें चेक करें और उसके बाद फैसला करें कि इनको रीइंस्टेट करना है या सस्पेंड करना है। तो आइटम लोकेशन पॉलिसी को भी आपने वायलेट नहीं करना, कोशिश करें आप लोग स्टॉक ही करें। ठीक है, और स्टॉक में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, स्टॉक हम लोग भी कर रहे हैं। अगर आप US के अंदर, UK, ऑस्ट्रेलिया में स्टॉक मॉडल पे आना चाहें तो कोई इशू नहीं है, हम आपको स्टॉक भी प्रोवाइड कर देंगे, कॉन्टैक्ट कीजिएगा। तो ये जो है ना 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने आइटम लोकेशन पॉलिसी वायलेट नहीं करनी। बहुत ज़्यादा आइटम लोकेशन अगर आपकी इधर उधर होगी तो क्या होगा, MC011 लाजमी लगेगा। उसके बाद है जी अब नॉर्मल मार्केटिंग कैंपेन्स। ठीक है, नहीं बहुत कम ऐसे अकाउंट्स हैं जिन पे इस वजह से भी जो है MC011 लग गया। ठीक है, तो जितने भी फ्रॉडी बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, वो एकदम से ना बड़ी बड़ी कंपेन्स लगा देते हैं। वो ऐड रेट क्या करते हैं, नॉर्मल लगाते हैं, हम मतलब 3 से 4% ऐड रेट लगाते हैं, वो लोग 11 वो रिकमेंडेड ऐड रेट जो ईबे होता है वो लगा देते हैं। साथ में ना $8-10 की स्पेशल कंपेन भी चला देते हैं कि यार ऑर्डर जल्द से जल्द हैं। तो आपने अब नॉर्मली स्टार्ट में अब नॉर्मल मार्केटिंग कंपेन से अवॉइड करना है। अच्छा जी, अब ये जो है ना रिस्क असेसमेंट का मैंने आपको बता दिया है कि रिस्क असेसमेंट कैसे काम करता है। अब रिस्क असेसमेंट जब काम करता है तो होता ही है कि जब इनमें से कोई भी एक फैक्टर ईबे को इंड्यूस करता है कि भाई रिस्क एनालाइज हो रहा है, रिस्क है, ईबे क्या करता है, MC011 लगा देता है। वो कहता है जी आपका अकाउंट हमने टेम्परेरी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो हमें कुछ चीज़ें आपसे रिक्वायर्ड हैं वो प्रोवाइड करें। उसमें आपसे ना ये 3 चीज़ें यूजुअली वो जो है डिमांड करता है ईबे आपसे कहता है वैलिड ट्रैकिंग डाटा हमें प्रोवाइड करें। जब आप पहले तो ईबे का ये टारगेट होता है कि इनसे सारी ट्रैकिंग्स लगवाएं, बाद में अगर इनका अकाउंट सस्पेंड भी हो जाए तो बायर जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो, तो वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो कहेगा सारी ट्रैकिंग अपडेट करें। एटलीस्ट पिछला जो 1 से 1.5 महीना है ना उसके अंदर जितनी भी ट्रैकिंग मिसिंग है वो ट्रैकिंग आपसे लाजमी लगवाएगा। वो कहेगा चलें जी ट्रैकिंग जो है ना इनको लगाएं। उसके बाद वो आपसे कहेगा सप्लायर या मैन्युफैक्चरर की ना आप इनवाइसेस हमें सबमिट करें। ठीक है, इसके बाद थर्ड में वो आपसे बैंक स्टेटमेंट भी आपसे डिमांड कर लेता है। वैसे नॉर्मली जब आपका अकाउंट ठीक तरीके से आपने नहीं चलाया होता तो ये जो मैन्युफैक्चरर इनवाइसेस है ना इसी पे ही आपका अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं, बैंक स्टेटमेंट की तरफ नहीं जाते। जब आप वैलिड सप्लायर इनवाइसेस प्रोड्यूस करवा दें तो फिर आपसे बैंक स्टेटमेंट भी मांगते हैं, और ये तीनों चीज़ें अगर जो है ना आप सही तरीके से प्रोवाइड कर दें तो अकाउंट रीइंस्टेट हो जाता है। अब ये वाली चीज़ें जो है ना क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये वाली चीज़ें इनका जो है ना रिलेशनशिप क्या है। ये चीज़ें जब आप प्रेजेंट करते हैं तो आपको लग रहा होता है कि आपने तो जी बहुत ऑथेंटिक चीज़ें दे दी हैं, और मैं यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों के, सारे तो नहीं मतलब कुछ टाइम के लिए लेक्चर देखे हैं मैंने, यूट्यूब पे लोग बनाते हैं, तो पहले 2 से 3 मिनट में ही मैं आइडिया देख के समझ जाता हूँ कि इनमें कोई दम खम नहीं है। जो आपको फेक इनवाइसेस, फेक बैंक स्टेटमेंट्स का मशवरा देते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इससे काम चलता होगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक है, और जो लोग इस तरह की बातें कर रहे होते हैं मुझे वैसे नहीं लगता कि ये लोग इतने पढ़े लिखे हैं कि ये आपको इन चीज़ों को, रिस्क असेसमेंट सिस्टम्स को या इन चीज़ों को जो है ना एड्रेस कर पाएँ, या इनको इसकी ट्रू अंडरस्टैंडिंग हो कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो इतने बेवकूफ़ नहीं होते कि वो मतलब आपकी इस तरह की जो है ना फेक चीज़ें प्रोड्यूस करवाने के बाद वो आपको खोल लें। तो अब आपको अंडरस्टैंड ये करना है कि भाई डॉक्यूमेंट्स जब आप प्रोड्यूस करते हैं तो उनका जेन्युइन रिलेशनशिप क्या होना चाहिए। ठीक है, जेन्युइन रिलेशनशिप के लिए अथेंटिक चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। अब अथेंटिक चीज़ें भी आप गलती कर सकते हैं उनमें, कि अथेंटिक चीज़ें देते हुए भी आप गलती कर, बहुत सारे लोग मतलब इवन मैं भी जब स्टार्ट कर रहा था काम, बहुत सारी ऐसी जगहों पे जहाँ अथेंटिक डॉक्यूमेंट्स होती थी तो इतना नॉलेज ना होने की वजह से भी गलती हो जाती थी और अकाउंट सस्पेंड हो जाता था। तो अब आपको मैं यहाँ अब ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई जब आपका ये मरहला शुरू होता है कि आपने
जब ईबे आपसे ये चीज़ें रिक्वायर्ड करता है तो फिर आपको ट्रू अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अब आपने अपना डाटा कैसे प्रेजेंट करना है, और उस डाटा का जो रिलेशनशिप है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि रिलेशनशिप क्या होना चाहिए। ठीक है, ये वाली चीज़ फोकस करने के लिए आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने ये सारी चीज़ें देनी हैं, ये चीज़ें एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं। तो इनको रिलेट करेंगे तो आपका जो है ईबे आपको रीइंस्टेट करेगा, अदरवाइज आपको रीइंस्टेट नहीं करेगा। अब ये वाली चीज़ें जो हैं, अब ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई ना, 3 चीज़ें, वैलिड ट्रैकिंग डाटा, सप्लायर की इनवाइसेस और बैंक स्टेटमेंट, इनको जो है ना आपने बहुत जो है फोकस करके इनका लॉजिकल लिंक जो है ना वो प्रोड्यूस करना है। ईबे की नज़र में आपने अगर इन 3 चीज़ों का, ये जो 3 चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, एक लॉजिकल लिंक प्रेजेंट कर दिया तो भाई आपका अकाउंट रीइंस्टेट हो जाएगा। आपको किसी से मशवरा लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप ख़ुद भी इसको रीइंस्टेट करवा सकते हैं। तो जी, जब आप डाटा प्रेजेंट करेंगे ईबे को, तो आप करना है कि कंसेप्चुअली समझना है कि डाटा का ईबे इसको किस तरह से जो है ना एनालाइज करेगा। जब आप डाटा ईबे को सेंड करेंगे, ईबे क्या करेगा, ईबे इसको कैसे चेक करता है। ये बड़े लोग मुझे तो मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना, वो इसी चीज़ से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो मैंने कहा अभी इसको मैं बहुत डिटेल में क्लियर करूँगा, और मैंने बहुत सारे लोगों को ना लारा लगाया हुआ है कि भाई वीडियो आएगी और उसमें आपको सारी चीज़ें जो हैं वो मिल जाएंगी। तो ये लारा अब जो है ना, शुक्र है लारा नहीं रहेगा, लोगों को आइडिया हो जाएगा। मैंने बहुत मेहनत करके ना इसको बना ही डाला है। तो अब ईबे को आपने डाटा जब दिया ना, तो अब ईबे इसके अंदर एक लॉजिकल लिंक्स प्रोड्यूस करेगा, और लॉजिकल लिंक्स अगर वाकई लॉजिकल हुए, आपका अकाउंट रीइंस्टेट हो जाएगा। सबसे पहले जो है ना लॉजिकल लिंक निकालेगा वो आपका आइटम लोकेशंस एंड इनवाइसेस। ठीक है जी। अब वो आपसे क्या कहेगा, वो कहेगा जी ट्रैकिंग दें। जब आप ट्रैकिंग देंगे ना, तो वो ट्रैकिंग की जितनी भी आपने ट्रैकिंग्स दी हैं, तो एक एक ट्रैकिंग को उनका सॉफ्टवेयर क्या है चेक करेगा, और वो उनको आइटम लोकेशन जो हैं, जो उन ट्रैकिंग में शो हो रही हैं, उनको एक टेबल के अंदर प्रोड्यूस करेगा कि इनके लेट्स सपोज 100 ऑर्डर्स थे, 100 ऑर्डर्स में से लेट्स सपोज आप यूँ कह लें कि 40 जो है ना 40 वो हैं आइटम लोकेशंस हैं। तो एक बहुत बड़ा गैप, 40 लोकेशंस लाइक जो है ना मेरे एक्सपीरियंस में है कि आप अगर 5 to 8 लोकेशन से आइटम डिलीवर कर रहे हैं तो आपकी बचत हो जाती है। लेकिन जब आप 8 से ऊपर या 10 से ऊपर जाते हैं तो फिर आप पकड़े जाते हैं, MC011 लगता है। तो जब आप 10 से ऊपर जाते हैं तो पहले उसमें ही ईबे असेस कर लेता है कि भाई इनकी तो आइटम लोकेशन इतनी ज़्यादा है, ये तो बहुत ही बड़ा रिस्क है हमारे लिए। तो अब वो क्या करता है, वो कहता है कि चलें जी, अगर इतनी आइटम लोकेशंस हैं भी सही, तो अब इनका जो है ना आइटम लोकेशंस का उसने लॉजिकल लिंक उसको चाहिए, प्रूफ चाहिए कि ये जो ट्रैकिंग्स हैं ये वैलिड हैं। उस प्रूफ के लिए वो क्या कहेगा, फर्स्ट है आइटम लोकेशन एंड इनवाइसेस। अब वो जब आइटम लोकेशंस का डाटा लेने के बाद आपसे इनवाइस मांगेगा ना, तो इनवाइस के ऊपर आपका शिपिंग एड्रेस होगा, सप्लायर की इनवाइस होगी, आपका नाम आ रहा होगा और शिपिंग एड्रेस आ रहा होगा। अब जो शिपिंग एड्रेस सप्लायर ने लिखा है ना, लेट्स सपोज USA के अंदर आपने किसी जगह पे मंगवाया है, तो वो जो इनवाइस के ऊपर एड्रेस आ रहा है ना, वो अब जाके चेक करेगा जो आपने ट्रैकिंग्स दी हुई है ना, कि वेदर इन ट्रैकिंग्स के अंदर भी ये लोकेशन आ रही है, और अगर ये लोकेशन आ रही है तो कितनी दफ़ा आ रही है। लाइक एग्जांपल लेता हूँ, आपकी इनवाइस के ऊपर लिखा हुआ है कि 600 पीसेस आपने चाइना से मंगवाए सप्लायर से। ठीक है, 600 आइटम आपने मंगवाए हैं, और इधर एक भी ट्रैकिंग ऐसी नहीं है कि वो उस डेस्टिनेशन से निकली हो जिस डेस्टिनेशन का आपने, जहाँ से आपने ट्रैकिंग्स प्रोवाइड किए हैं। तो ये कोई लॉजिकल लिंक नहीं बनता। लॉजिकल लिंक क्या है, आपने 600 आइटम मंगवाए हैं, और 600 आइटम उन ट्रैकिंग के अंदर जो आइटम सोल्ड हुए हैं वो भी उन्हीं आइटम से बिलोंग करते हैं, और उनकी ट्रैकिंग जो है वो भी उस एड्रेस से निकल रही हो जो आपकी इनवाइस के ऊपर आ रहा है। इनवाइस के ऊपर लिखा हुआ है कि फ़लाँ वेयर हाउस के अंदर इनका फ़लाँ एड्रेस के ऊपर प्रोडक्ट पड़ी हुई हैं, और ट्रैकिंग भी बता रही है कि हाँ जी आइटम निकल भी वहीं से रहा है। तो ये एक वैलिड लिंक है। इस लिंक को क्या किया जाएगा, ग्रीन कलर दिया जाएगा कि ये आपका जो है ना एक जो लॉजिकल लिंक है ये बन रहा है किन 2 चीज़ों में, आइटम लोकेशंस और इनवाइसेस। इनवाइसेस के ऊपर जो एड्रेस आ रहा है वही एड्रेस ट्रैकिंग के अंदर इनिशियल एड्रेस शो हो रहा है। तो ये एक वैलिड और लेजिटिमेट एक लिंक है जो इस ईबे को रिकॉग्नाइज करेगा। उसके बाद है जी आइटम लोकेशंस एंड बैंक स्टेटमेंट। अब वो क्या करेगा, नंबर उसने ट्रैकिंग को इनवाइस के साथ कंपेयर किया, अब उसने थर्ड आपसे ना बैंक स्टेटमेंट भी मांगी है। अब बैंक स्टेटमेंट के अंदर भी आपका एक एड्रेस आ रहा है। ठीक है,
बैंक स्टेटमेंट में आपका एड्रेस जो आ रहा है, उस वो जो आपकी ट्रैकिंग्स आ रही हैं, वो ट्रैकिंग को बैंक्स के साथ भी आप वो कंपेयर करेगा कि वेदर ये जो बंदे का एड्रेस आ रहा है, ठीक है, जहाँ सप्लायर ने इनवाइस, सप्लायर ने प्रोडक्ट्स भेजी हैं, क्या बैंक भी इसी, इसका जो एड्रेस है बंदे का, बैंक के ऊपर भी यही एड्रेस रजिस्टर्ड है, कोई और तो नहीं है, ठीक है। इसमें जो है ना आपको बहुत हार्ड चेक नहीं करता ईबे। अगर ये चीज़ अगर कंफर्म हो जाए कि आपका जो एड्रेस है वो बैंक स्टेटमेंट के ऊपर भी वही आ रहा है, तो बहुत प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर वो नहीं आ रहा तो भी जो है ईबे आपको थोड़ी सी छूट दे देता है कि कोई इशू नहीं है, हो सकता है कि भाई ये वेयर हाउस, इनका वेयर हाउस हो किसी और एड्रेस पे, वहाँ से करवा रहे हो। लेकिन क्या है कि चेक लाजमी करेगा। प्लस पॉइंट होगा कि आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर भी वही एड्रेस आ रहा है जो सप्लायर की इनवाइस के ऊपर आ रहा है और जहाँ से ट्रैकिंग निकल रही है। अगर ये तीनों मैच हो जाते हैं तो भाई बहुत 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 ज़्यादा प्लस पॉइंट है। उसके बाद है जी बैंक स्टेटमेंट एंड इनवाइसेस। अब बैंक स्टेटमेंट और इनवाइसेस को वो इस सेंस में चेक करेगा कि इनवाइस के ऊपर जितनी वैल्यू आ रही है ना, जितनी भी वैल्यू आ रही है आपका सप्लायर की जो इनवाइस है, वो उसको ट्रैक करेगा बैंक स्टेटमेंट में कि बैंक स्टेटमेंट के अंदर क्या इन्होंने पेमेंट भी की है उस बंदे को या नहीं की। और अगर उसी अमाउंट की पेमेंट हो चुकी है उस बंदे को तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ईबे इसको कहेगा कि जी वाकई जी लेजिटिमेट इन्होंने चीज़ें बाय की हुई हैं। तो आपका जो बैंक स्टेटमेंट और इनवाइस का रिलेशन है, इसको भी बाकायदा तौर पे ईबे चेक करेगा। अब ये तीनों डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको पहले बताए हैं, तीनों डॉक्यूमेंट्स का आपस का जो है ना एक लिंक्स हैं, जो जिन्हें हम कह सकते हैं लॉजिकल लिंक्स जो होने चाहिए। उसके बाद है जी ट्रैकिंग डाटा एंड द एड्रेसेस। अच्छा, उसके बाद जो है ना आपके एड्रेसेस, ये जितने भी एड्रेसेस आपके आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपकी इनवाइस, आपने 6 से 7 इनवाइसेस भेजी हैं, ठीक है ना। हर इनवाइस के ऊपर आपने डिफरेंट वेयर हाउसेस के ऊपर एड्रेस, डिफरेंट वेयर हाउसेस के एड्रेसेस दिए हैं, ठीक है। तो वो ट्रैकिंग डाटा को बाकायदा हर एड्रेस के साथ जो है ना कंपेयर करेगा और देखेगा कि भाई जितने एड्रेसेस इन्होंने इनवाइसेस पे मेंशन किए हैं, ट्रैकिंग भी वहीं से निकल रही हैं, ठीक है। तो ये भी, इनका भी आपस के अंदर जो है वो एक लॉजिकल लिंक जो है ना प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, अब वो प्राइस कंपैरिजन ऑफ द इनवाइसेस। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इनवाइसेस के अंदर आपकी प्राइसेस आ रही हैं वो इनको लाजमी तौर पे कंपेयर करेगा। वो कंपेयर इस सेंस में करेगा कि ये इनवाइसेस जो हैं ये फ़ेक तो नहीं बनाई गई। अच्छा, फ़ेक भी नहीं बनाई गई, प्लस जो है ना जितना भी ये चूँकि एक आप कह सकते हैं B2C एक मार्केट प्लेस है, जिसे हम कह सकते हैं कि रिटेल का काम भी इसके ऊपर रिटेल का काम होता है। तो रिटेलर्स के पास ना प्रोडक्ट्स का बहुत सफिशेंट रिकॉर्ड और डाटा पड़ा होता है, बहुत अच्छा डाटा पड़ा होता है इनके पास। और इनको जो मीडियन सोल प्राइसेस हैं, एवरेज सेल प्राइसेस हैं और इस तरह की चीज़ें सारी इनके पास अवेलेबल होती हैं। इवन जो चाइना से सोर्सिंग हो रही होती है उसके भी इनको पता होता है। तो ये जो है आपका जो इनवाइसेस हैं, इनकी प्राइसेस इनके जब सिस्टम में जाती हैं तो बाकायदा वहाँ पे कंपैरिजन होता है कि ये सिमिलर जो प्रोडक्ट्स बाकी सप्लायर्स की इनवाइसेस आई हुई हैं उनके साथ कंप्लाई करती है, उनके साथ ये कोई ये तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो या कम हो गई हो, वो भी चेक करता है। तो आपका अगर जो है लेजिटिमेट इनवाइस होगी तो अच्छा हो जाएगी। लेकिन अगर आप फेक इनवाइसेस देते हैं तो फेक इनवाइसेस में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपको नहीं पता होता कि मार्केट के अंदर क्या प्राइस चल रही है, तो वहाँ से भी आप लोग पकड़े जाते हैं और अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना ईबे, छठा जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और है भी बड़ा मज़े का पॉइंट। ईबे क्या करता है, ईबे आपका ना जो फिज़िकल स्टॉक आपके पास अवेलेबल पड़ा हुआ है, ईबे इसकी भी जो है ना वैल्यूएशन करता है, ठीक है। उसको ईबे चेक करता है कि आपका जो बिज़नेस का जो सेंस डेवलप होता है या नहीं होता, आप एक लेजिटिमेट बिज़नेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ईबे जितनी भी आपकी इनवाइसेस है ना इनको लेता है, ठीक है। इनका खुद नहीं लेता, मतलब एक सॉफ्टवेयर के अंदर ही डाटा इनपुट होता है। उसके बाद क्या है कि आपकी जो टोटल सेल्स होती हैं वो सेल्स उसमें से माइनस होती हैं। फिर एक वैल्यूएशन करता है कि आपकी एंड स्टॉक जो है ना इनवाइसेस के हिसाब से कितना आ रहा है और आपके स्टोर के ऊपर कितना जो है स्टॉक आ रहा है। स्टॉक का मतलब यही होता है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो आपको स्टॉक शो हो रहा है ना $11,431, ठीक है, वो इसके साथ कंपेयर करता है। वो देखता है कि इनका एक्चुअल जो है स्टॉक कितना होना चाहिए और यहाँ, और अगर इसमें सिग्निफिकेंट फ़र्क आ गया है कि उस इनवाइसेस वाला स्टॉक सिग्निफिकेंटली अगर आपके इस स्टॉक से कम या ज़्यादा हो रहा है, तब भी आपको एक शॉक लगता है कि मैंने हर चीज़ ठीक प्रोड्यूस की है और मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया, ठीक है ना। वो तब भी रियायत नहीं करेगा। बस मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो कहते हैं यार हर लिहाज से हमने ठीक डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए हैं और सस्पेंड हो गया अकाउंट हमारा। भाई ये सारी चीज़ें जो है ना फुलफ़िल करनी पड़ती हैं। किसी एक
ये तो आपको पता ही नहीं होता, आपके वहम गुमान में बहुत सारे लोग इस लेक्चर को देखने के बाद उनको अंदाज़ा होगा कि हाँ यार ये हमसे गलती हो गई थी। तो ये कोई एक नहीं होता, एक चीज़ नहीं होती, आपको हर चीज़ जो है एक सिस्टम के तहत आगे लेके चलनी होती है। और जब आप प्रोफेशनल किसी ईबे के अकाउंट को चलाते हैं ना, तो भाई ये इस वाली चीज़ें आपके माइंड में फ़िट होती हैं, एक आले की तरफ फिट हो जाती हैं। और आप जब जो काम ईबे के ऊपर कर रहे होते हैं, ये आपके माइंड के जो यहाँ पे सेरेब्रल है ना आपका भेजा, इसके अंदर फीड होती हैं कि मैं कोई ऐसा काम ना करूँ जो इन सारी चीज़ों को वायलेट करे। ठीक है, आप मतलब धड़ाधड़ लिस्टिंग स्टार्ट कर दें, धड़ाधड़ डालते जा रहे हैं, आपका स्टॉक हुआ पड़ा है $15,000 का, आपने इन्वाइसेस शो किए $4,000 की, तो आप खुद सोचें, ईबे ने तो ये समझना है कि भाई ये $11,000 से हमें फ्रॉड करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने नहीं आपके अकाउंट को रीइंस्टेट करना, सस्पेंड कर देना है। ठीक है जी, अगर ये सब चीज़ें लॉजिकल होंगी तो अकाउंट रीइंस्टेट कर देगा, अगर लॉजिकल नहीं होगी तो आपका अकाउंट को रीइंस्टेट नहीं करेगा, आपके अकाउंट को परमानेंट सस्पेंड कर देगा। अच्छा जी, अब एक समरी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, समरी के अंदर आपने जो है ना ये सारी चीज़ें जो मैंने डिस्कस की हैं, ये आपने एक मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अगर काम करना है तो किस तरीके से करना चाहिए। आपने रिलेशनशिप जो है, रिलेशनशिप लाजमी तौर पे प्रोड्यूस करके रखने हैं। आपका जो ट्रैकिंग डाटा है, मेजॉरिटी ऑफ द ट्रैकिंग shows that the initial locations are same as the location appearing on the bank statement, supplier invoices and the item location on the listings। ठीक है जी, आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि जो आपने जो एड्रेसेस हैं वो आपका बैंक स्टेटमेंट के ऊपर, सप्लायर इन्वाइसेस के ऊपर, और जो आपकी ट्रैकिंग शो हो रही है उसका स्टार्ट पॉइंट जो होता है वो आपका सेम होना चाहिए। अगर आप इस पॉलिसी को लेके चलते हैं, इसको कहते हैं एक लेजिटिमेट लॉजिकल ईबे बिजनेस। ठीक है ना, इस तरह का काम करेंगे तो कोई मसला नहीं आएगा। MC011 आराम से जब भी लगेगा 2 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। कब 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 इस तरह से हो सकता है, एक लेजिटिमेट बिजनेस कब होता है, ठीक है, कब आप MC011 लगेगा तो आप बिल्कुल उससे जो है ना निकल जाएंगे, आप रीइंस्टेट करवा लेंगे जब ये 3 पॉइंट्स आपने फुलफिल करने हैं, तो आपको MC011 की टेंशन नहीं होगी। ट्रैकिंग डाटा जी, आपका बैंक स्टेटमेंट, सप्लायर इनवाइस और जितनी भी आपकी ट्रैकिंग निकल रही हैं उनमें जो एड्रेस है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करके रखेंगे, 90% भी फॉलो करके रखेंगे, अकाउंट आपका रीइंस्टेट हो जाएगा, मसला नहीं होगा। उसके बाद है जी, बैंक स्टेटमेंट शोज द एड्रेस दैट इज योर आइटम लोकेशन एंड दैट एड्रेस मस्ट बी अपीयर्ड ऑन सप्लायर इनवाइस, आल्सो इट शोज द पेमेंट टू द सेम सप्लायर। अब आपका बैंक स्टेटमेंट जो प्रोड्यूस करनी है, आपने मेक श्योर करना है, लेजिटिमेट बिजनेस अगर करना है तो भाई आप जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो खुद बाय कर रहे हैं, बेशक आप चाहे ना कि सप्लायर से बाय करें, कोई इशू नहीं है, अली बाबा से, किसी भी प्लेटफॉर्म से करें, आपने खुद जो है ना इन्वाइसेस करनी है। आपका जो अली बाबा या इस तरह का अकाउंट है वो सेम ऐसे होना चाहिए जैसे ईबे का नाम यूज़ हुआ है, ईबे की डिटेल्स यूज़ हुई हैं, उसी पे बना हुआ होना चाहिए। और आपका जो ईबे के साथ आपने बैंक अकाउंट अटैच किया हुआ है, उसी के ही कार्ड, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से आप अली बाबा से जो है ना बाइंग करें, ताकि आपकी जो सप्लायर की इनवाइस आएगी उसमें जितनी अमाउंट शो हो रही होगी वो आपकी बैंक स्टेटमेंट में भी शो होनी चाहिए। तो जो लोग लेजिटिमेट काम करना चाहते हैं वो इस स्टेप को लाजमी फॉलो करेंगे, वो मेक श्योर करेंगे कि इनवाइसेस जब भी प्रोडक्ट बाय करेंगे तो उसी कार्ड से पेमेंट करेंगे जो ईबे के साथ जिसका बैंक अटैच है। तो जब आप बैंक स्टेटमेंट प्रोड्यूस करके देंगे ईबे को, तो वो जब इनवाइस के साथ मैच करेगा तो आपको एक प्लस पॉइंट मिलेगा, एक लिंक प्रोड्यूस होगा। ठीक है जी, दूसरा ये बैंक स्टेटमेंट और आपके एड्रेसेस का आपने मसला सॉल्व करके रखना है, और सप्लायर के साथ भी आपकी ये जो है जहाँ से आपने बाय करनी है, आपकी बैंक का जो रिलेशनशिप है ये भी आपने मेंटेन करना है। सप्लायर इनवाइस हैज़ अ सेम शिपिंग एड्रेस एंड मस्ट बी इन द नेम ऑफ द पर्सन हु इज़ द ओनर ऑफ द स्टोर। उसके बाद जो सप्लायर इनवाइस आपने ईबे को प्रोड्यूस करनी है, उसके ऊपर जो ईबे के ऊपर आपका नेम शो हो रहा है, या बिज़नेस, आपके बिज़नेस अकाउंट है या इंडिविजुअल अकाउंट है, जो भी नाम है वो सेम सप्लायर की इनवाइस पे भी वही नाम होना चाहिए। ठीक है, जो ओनर का जो ओनर है आपके ईबे का स्टोर का, जैसे मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया कि आपने उस ईबे का जो बंदा है, जिस बंदे के नाम पे है, वो उसी डिटेल से ही अली बाबा या कोई और होलसेल का जो है B2B प्लेटफॉर्म है वो उसी डिटेल से अकाउंट बनाएगा और उसके ऊपर जो पेमेंट मेथड, जिस पेमेंट मेथड से वो पेमेंट करेगा वो वही होना चाहिए जो ईबे के साथ अटैच है। तो ये एक लेजिटिमेट है। अगर आप इस तरीके से जो है ना काम करते हैं, और साथ साथ में आप जिस एड्रेस, जो इनवाइस के ऊपर आपने एड्रेस दिया है अपने सप्लायर को, ठीक है, वो आपका वेयर हाउस है, और आपने यही प्लानिंग करनी है कि अगर वहीं से आपकी ट्रैकिंग निकलेगी, आपका वहीं से मटेरियल सारा निकलेगा, तो वही एड्रेस दें, और जब वो उस एड्रेस पे आ जाएगा तो
नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रैकिंग देंगे तो सारा डाटा वैलिडेट होता जाएगा। इनवाइस के ऊपर भी वही एड्रेस आ रहा है आपका, ठीक है। और जब आप ट्रैकिंग प्रोवाइड करेंगे तो ट्रैकिंग में भी स्टार्ट पॉइंट आपका वही होगा। तो ये एक पूरा एक लॉजिकल आपका जो है ना एक सिस्टम बन जाएगा। और जब आप इसको पूरे को एक ही इस तरह से लेके चलेंगे तो जब MC011 लगेगा तो भाई 99% चांसेस है कि आपका अकाउंट रीइंस्टेट हो जाएगा। तो होपफुली मैं अब आपको ये कभी नहीं बताऊंगा कि भाई आपका लेजिटिमेट रिकॉर्ड भी नहीं है और आपने जो है ना ब्लंडर मारे हुए हैं ड्रॉप शिपिंग और सारा खिचड़ी बना के रखी है और उसको रीइंस्टेट कैसे करते हैं। तो भाई दो नंबर काम जो है कोशिश करें कि एक नंबर काम करें, लेजिटिमेट काम करें। और होपफुली आपको काफ़ी जो है ना इसमें से नॉलेज आपने एक्सट्रैक्ट किया होगा। इसको बार बार देखें और जो स्टूडेंट्स हैं काइंडली वो इसको 2 से 3 दफ़ा देखें और अपना फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह अगला जो टॉपिक है मैं बहुत जल्द जो है ना कोशिश करूँगा कि रेगुलर जो है ना वीडियोस में प्रेजेंट करूँ। अगला टॉपिक इंशाल्लाह बहुत जल्द विदिन 1 to 2 days आ जाएगा। और कोर्स हमारा जी रेडी है और कोर्स अगर कोई बंदा ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोर्स को। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसके साथ साथ अगर स्टॉक मॉडल पे काम करना है तो भी आ जाएं आप, कांटेक्ट करें मेरे साथ। USA, UK, ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंशाल्लाह, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं वहाँ पे। तो स्टॉक में भी इंशाल्लाह आपको हेल्प आउट करेंगे। तो जी ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।